स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बेटा, कल से हमने क्या पढ़ना चालू कर दिया है? 6वीं क्लास का इतिहास सब्जेक्ट का अपना पहला चैप्टर। और मैंने कहानी शुरू कहाँ से की थी? एक आप ही के जैसी प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था रसीदा। और रसीदा का एक बड़ा प्यारा सा सवाल था, जायज सवाल था, अच्छा सवाल था कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो 100 साल पहले क्या हुआ था कैसे जान सकते हैं? आजकल की घटना 2 साल पहले 5 साल पहले पता कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? तो यही सब चीजें पढ़ते हुए हम आगे बढ़े थे। याद आया? नहीं याद आया तो पहले पुराना वीडियो देखो, तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है ना? तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हमने चीजें कैसे पता लगाएं, अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ कहाँ उगाए, चावल कहाँ उगाए, नर्मदा नदी के किनारे कौन 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 रहता था या कौन से व्यक्ति रहते थे, नर्मदा नदी, किरतर पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, इन सबको हमने क्या कर लिया, पता लगा लिया था। ठीक है, जो आपके पीछे मैप बना हुआ है बेटा, ये मानचित्र है जो उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप का, पता लगा लिया था हमने। चलो, हो गया था ना? चलो, क्या बोला था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। खोल लो अपनी बुक और देखो क्या लिखा हुआ है, जो कल छोड़ा तो उसके आगे। इसमें लिखा हुआ है आपके एक कलर में, दूसरे कलर में, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। प्रयास नहीं करेंगे हम, पता लगाएंगे बेटा। यहाँ प्रयास वाला काम नहीं है, अपने को पढ़ना है और पता लगाना है, हम पता लगा लेंगे। ठीक है, चलो। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, फिर से वर्ष पूर्व आ गया सर, समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना? 4000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब नदियों का पता लगाने को क्यों बोला है? मतलब क्या बोला आपसे उसने, जो जिसने अध्याय लिखा है, क्या बोला है कि बेटा क्या करो, मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो सर, सिंधु और सहायक नदियों का पता लगाने को ही क्यों बोला है ना? और सहायक नदियां होती क्या है? सहायक नदियां होती क्या है? तो क्या दिया है उसने? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। मतलब समझ नहीं आया? और अच्छे से समझाते हैं आपको। मान लो ये आपकी बड़ी नदी है ना बेटा? ये क्या है? बड़ी नदी है आपकी। ठीक, यहां से 2 छोटी छोटी नदियां निकल रही हैं, या 3 निकल रही हैं। दूसरे क्षेत्र से 3 आपकी छोटी छोटी क्या निकल रही हैं? नदियां निकल रही हैं। तीनों नदियां आकर किस में मिल जाए? आपकी बड़ी नदी में। ये तीनों नदियां आकर आपकी किस में मिल जाए? बड़ी नदी में। तो ये जो छोटी छोटी तीनों नदियां हैं, ये बड़ी नदी की क्या कहलाएंगी? सहायक नदियां। मतलब सहायता की है पानी को ले जाने में, पानी जल को बढ़ाने में। तो ये छोटी छोटी नदियां सहायक नदियां हैं किसकी? इस बड़ी नदी की। समझ में आया ना? तो यही बोला है बेटा उसमें कि सहायक नदियां उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक, अब क्यों बोला सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने को? इसलिए बोला बेटा, क्या लिखा है? लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। अब आप खुद सोचो सर, इन नदियों के किनारे या नदियों के किनारे नगर क्यों फले फूले? नदियों के किनारे नगर क्यों फले फूले? या नदियों के किनारे लोग रहने क्यों आए? आप सोचो, विचार, दिमाग लगाओ। नहीं याद आ रहा है? मैं बताता हूं। पहले क्या मोटर होती थी, जो आपके घर में मोटर लगी होंगी, पानी निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर होती थी, तो बटन दबाओ पानी आ जाए? नहीं सर, नहीं होती थी। पहले क्या हेडपंप होते थे? नहीं सर, वो भी नहीं होते थे। पहले क्या नहरें होती थी? नहीं सर, वो भी नहीं होते थे। कुएं भी होते होंगे? लगता नहीं सर होते होंगे। तो फिर इंसान पानी की जो व्यवस्था है या पानी की आपूर्ति कैसे करेगा? नदी को घर तक लाएगा? नहीं सर, नदी घर तक कैसे आएगी? तो फिर इंसान को ही रहने जाना पड़ेगा, किसके पास? नदी के पास। मतलब इंसान अपना आवास कहाँ बनाएगा? फिर नदी के पास। इसीलिए जितनी भी सभ्यताएं आप देखोगे, सभी नदियों के किनारे पनपी। क्या फायदा हुआ उसका? पानी की आपूर्ति हुई। आप नंबर 1 पानी की क्या हो गई? आपूर्ति। आपको नहाने का, पीने का, ये सब पानी मिल जाएगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया। दूसरा क्या फायदा हुआ? आप नदी के किनारे रहोगे तो आप वहां क्या कर सकते हो? खेती कर सकते हो, सिंचाई का पानी लेके सिंचाई कर लोगे। ये भी सही सही बोला सर आपने। तीसरा क्या? आपने पशु पाल रखे हैं,
पशुओं को भी पानी की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, वही नदी से पशुओं को पानी पिला दोगे। तो आपको नदी आपके द्वार तक तो नहीं आएगी, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, नदी के पास रहने जाना पड़ेगा। तो यही बताया है उसने पाठ में आपके कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, इसलिए फले फूले पानी की आपूर्ति हो सके, ठीक है ना। और भारत में ये सिंधु नदी तो चलो पाकिस्तान में चली जाती है, बाद में निकलती इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान में चली जाती। भारत में एक नदी है गंगा, भारत में एक नदी है गंगा, सबने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, बच्चा नहीं सुनी होगी बच्चा तो किससे पूछना, मम्मी पापा से पूछना कि भारत में मम्मी गंगा नदी है क्या, तो मम्मी बोली हाँ बेटा बिल्कुल है, चलो कभी घुमाने भी ले चलेंगे, ठीक है ना। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब एक चीज समझे बेटा, सबसे पहले नगरों का विकास किधर देखा गया, सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी सभ्यता भी है पूरी, है ना, सिंधु नदी सभ्यता। और भारत में अगर बात करें तो कहां देखा गया, लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे जाओगे तो क्या लिखेगा, लिखा हुआ मिलेगा, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। सर कितना पता लगाएंगे, लगा लेंगे, मैप पे ही तो देखना है। अभी किसका पता लगाना है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का। अब और किसका पता लगाना है, गंगा और उसकी सहायक नदियों का, ठीक। गंगा के दक्षिण में इन नदियों को आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार में के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने को क्यों बोला है, मन में क्वेश्चन आता है सर क्यों बोला है। इसलिए बोला है, इसी नदी के किनारे लोग रहते थे 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या घटना हुई नदी किनारे, गंगा के दक्षिण में इन नदियों का जो आसपास का क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना था, किस नाम से जानते थे, मगध के नाम से। गंगा के जो दक्षिण में क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे बेटा, मगध के नाम से जानते थे। वर्तमान में मगध कहाँ है आपका, बिहार राज्य में है, ठीक है। बिहार राज्य सुना है आपने, जैसे आपका मध्य प्रदेश है, मेरा भी मध्य प्रदेश है, किसी का उत्तर प्रदेश है, और किसी का राज्य का नाम क्या होगा, बिहार होगा, ठीक है, नाम से जाना जाता। इसमें क्या था, यहाँ के जो शासक थे मगध के, वो बहुत शक्तिशाली थे। मगध के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया। उन्होंने क्या किया था, एक विशाल राज्य को स्थापित किया। तो इसी तरीके से भारत में और भी राज्य स्थापित हुए थे, ठीक है। तो जो पाठक है जिसने अध्याय की रचना की है, वो क्या बताना चाह रहा है कि मानव सभ्यताओं का, जो मानव की सभ्यताएं है, जो मानव का विकास है, मुख्यतः या मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा बेटा आपको, नदियों के किनारे। कहाँ देखने को मिलेगा, नदियों के किनारे। उसमें आपकी सिंधु नदी भी हो सकती है, सिंधु की सहायक नदियां भी हो सकती हैं, है ना। वो आप भारत में बात करें तो आपकी गंगा नदी भी हो सकती है, गंगा की सहायक नदियां हो सकती हैं। हमें इनका पता भी लगाना है, पता भी लगा लेंगे हम, ठीक है ना। और गंगा नदी के किनारे उसने बता दिया कि एक मगध राज्य है, मगध राज्य में अनेक शक्तिशाली राजा हुए हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, बिंबिसार था, मगध राज्य का था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक। चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा है आगे आपके पाठ में, क्या लिखा हुआ है, लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से में महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, ठीक है। इतना समझते पहले क्या लिखा हुआ है। अब भारत है, भारत को आप किस नाम से जानते हो, महाद्वीप के नाम से जानते हो। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जब महाद्वीप है पूरा आपका, तो लोगों ने क्या किया, लोग क्या करते थे, महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते थे, ठीक है सर, क्लियर हो गया। महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते थे, ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। कभी कभी लोग क्या करते थे, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पे भी यात्रा करते थे।
जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उन पर भी यात्रा करते थे, है ना। अब समुद्रों में भी यात्रा करते थे नाव से, रेगिस्तान में भी यात्राएं करते थे, ठीक है ना। ये यात्राएं कभी कभी क्या होती थी बेटा, जोखिम भरी होती थी। यात्राएं कैसी होती थी, कभी कभी जोखिम भरी होती थी, ठीक। तो लेकिन लोग यात्रा करते क्यों थे, मन में क्वेश्चन आ जाता है सर कि लोग ये यात्रा करते क्यों थे, क्यों करते थे लोग ये यात्रा। या तो कभी काम की तलाश में, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्राचीन काल में लोग यात्राएं क्यों करते थे, आप क्या बोलोगे। सबसे पहले तो सर काम की तलाश में। यात्राएं कहाँ करते थे, हर जगह करते थे, पूरे महाद्वीप में करते थे, पहाड़ों पर करते थे, पहाड़ियों में करते थे, रेगिस्तानों में करते थे, समुद्र में करते थे, नदियों में करते थे, हर जगह क्या करते थे, यात्रा करते थे। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि यात्राएं क्यों करते थे, हमें क्या जरूरत पड़ रही है। आप यहाँ से अपने किसी रिश्तेदार के या मामी चाची नानी जो भी उनके यहाँ जाओगे तो आप भी क्या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो। लेकिन उसका कारण है ना बेटा एक, कि आप यात्रा क्यों कर रहे हो। आप चाची के यहाँ जा रहे हो या अपनी नानी के यहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उसका भी एक कारण है। गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, मस्त एंजॉय करने जा रहे हैं, मस्ती मारने जा रहे हैं। और क्या कारण हो सकते हैं, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, या किसी का कुछ है, इसीलिए जा रहे हैं। तो सेम उस समय में बेटा ये लोग भी यात्रा करते थे, है ना, समझ में आ रहा है ना। ये लोग भी क्या करते थे, यात्राएं करते थे। और इन यात्राओं का भी क्या था, कुछ कारण था, कुछ रीजन था। क्या रीजन था, कभी कभी काम की तलाश में, कभी कभी काम की तलाश में, तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। अब प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, मन में क्वेश्चन आता है सर, एक एक शब्द समझना। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, काम की तलाश तो आपको समझ में आ गया, रोजगार, काम ढूंढने जा रहे हैं, कोई कोई काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई मास्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई जज है, ये सब क्या है, काम है। तो कामों की तलाश में जा रहे थे लोग। ये पहला तो कारण हो गया काम की तलाश में। दूसरा कारण क्या था बेटा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। सर प्राकृतिक आपदाएं कैसी, प्राकृतिक यानी प्रकृति यानी नेचर, यानी जो नेचर से आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, है ना, बाढ़ आ गई, बादल फट गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, है ना, और उसके अलावा ज्यादा बर्फ गिर गई, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। अब जो व्यक्ति, समझना बेटा आप, जो व्यक्ति हिमालय में बहुत बर्फ है ना, हिमालय में क्या है, बहुत बर्फ है। जो व्यक्ति हिमालय के नीचे रह रहा है ना, और लगातार सर्दियों में वहां क्या हो जाएगी, बर्फबारी चालू हो जाएगी, तो क्या पॉसिबल होगा उसका पूरी सर्दी वहां रुकना, नहीं। तो क्या करेगा, यात्रा करके दूसरी जगह जाएगा, यही करेगा ना। तो पहला यात्रा कारण क्या रहा, काम की तलाश। दूसरा आपके प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, ठीक। यात्राएं जोखिम भरी भी होती थी। जोखिम भरी क्यों, सबको पैदल ही तो जाना है, कभी किसी का पैर फिसल गया, तब संसाधन तो थे नहीं, गाड़ी घोड़ा या एरोप्लेन ट्रेन तो नहीं थी ना, ठीक। चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा है इसमें आगे, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ऊपर की यात्राएं किसके लिए है, जो आम आदमी है, जिसे क्या करना है, काम की तलाश में जाना है, उसकी वो भी यात्रा उसके लिए है। जैसे क्या करना है, एक तो काम की तलाश में जाना है, दूसरा प्राकृतिक आपदा आ गई, वो भी उसके लिए। लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी भी होती थी जो राजा महाराजा करते थे। कुछ यात्राएं ऐसी भी होती थी जिन्हें कौन करते थे, राजा महाराजा करते थे। सर वो क्यों करते थे, वो इसलिए करते थे, वो अपनी सेनाएं लेकर जाते थे, कहाँ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए। पहली वाली यात्रा आम व्यक्ति कर रहे हैं, हमारी तुम्हारी तरह, ठीक है बेटा, मेरी और आपकी तरह। दूसरी यात्राएं कौन कर रहा है, राजा और उसकी सेनाएं कर रही हैं, ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। तीसरी यात्राएं कौन कर रहे हैं, व्यापारी। व्यापारी का मतलब समझते हो, ट्रेडर्स, जो व्यापार करते हैं, अपना सामान यहां से लेकर दूसरी जगह बेचने जा रहे हैं। तो एक यात्रा है वो भी करते थे। सामान में क्या क्या ले जाते थे, कुछ मूल्यवान वस्तु हैं, कुछ खाने पीने का सब व्यापार करने जा रहे हैं, कपड़ों का व्यापार करने जा रहे हैं, ये सब क्या है, व्यापारियों के काम थे, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश और यात्राएं किया करते थे।
इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। समझ में आया? यात्राएं केवल करने का केवल एक तरीका नहीं हो सकता है। प्राकृतिक आपदा आ गई, काम की तलाश हुई, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या बताया? कोई राजा अपनी सेना लेके जा रहा है, ये भी एक कारण हो गया। तीसरा कारण क्या बताया? कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है अपना, ये भी एक कारण हो गया। और कारण क्या है? जो धार्मिक गुरु समझते हो ना, वर्तमान में जैसे बाबा बोलते हैं अपन, पहले धार्मिक गुरु होते थे, वो शिक्षा देते। जैसे बौद्ध आपके क्या थे? भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैन धर्म के, ये क्या थे? धार्मिक गुरु थे। तो ये क्या करते? शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। मतलब क्या हुआ इसका? वो भी एक गांव से दूसरे गांव में क्या कर रहे हैं? यात्राएं कर रहे हैं। ठीक है ना? कुछ यात्राएं और भी यात्राएं क्यों होती? कुछ लोग आपने देखा हो खोज करते हैं। जैसे अभी आप लोग टीवी देखते हो, एक मैन वर्सेस वाइल्ड आता है। मैन वर्सेस वाइल्ड एक एपिसोड आता है डिस्कवरी पर, देखा है? डिस्कवरी पर आता है या किसी चैनल पे आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड, है ना? वो भी क्या करता है? नई नई जगह जाता है, उनकी क्या करता है? खोज करता है। ऐसे ही पहला लोग करते थे, यही काम पहले लोग करते थे। क्यों जाते थे? नई नई खोज करने के लिए। ठीक है ना? और यात्राएं क्यों करते हैं लोग? और यात्राएं क्यों करते हैं? उत्सुकता बस जानने के लिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ पृथ्वी खत्म हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है, ये जानने के लिए भी लोग क्या करते हैं? यात्राएं करते हैं। अब इन यात्राओं से फायदा क्या होता है? ये भी तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, या आपसे कोई पूछे कि बताओ तुमने यात्राओं के बारे में इतना पढ़ा है, तो ये भी बता दो इन यात्राओं से क्या फायदा होता है। इन यात्राओं से क्या फायदा होता है? लोगों के विचार जानने का अवसर मिलता है। लोगों के विचार कैसे जानेंगे सर? बेटा ऐसे समझना, आप यहां से यात्रा करके, इंडिया से यात्रा करके लंदन जा रहे हो, है ना? तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, आप जब लंदन जाओगे तो वहां आपको नए लोग मिलेंगे। लंदन की यात्रा करोगे तो आपको क्या होगा? वहां नए लोग मिलेंगे। जब आपको नए लोग मिलेंगे तो हो सकता है उनके नए नए विचार हो, उनकी नई सोच समझ हो सकता है ना? तो आपको उन नए व्यक्तियों के विचारों को समझने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। तो यात्रा इसलिए भी अच्छी है कि नई जगह जाओगे, नए लोग मिलेंगे, हमें उनके विचारों को जानने का मौका मिलेगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है पाठ में, आपके अध्याय में। अब वही क्वेश्चन आ गया, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? पूछ लिया, बताओ भैया, बताओ बेटा, तुम ही बताओ, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? क्या आज सेना लेकर आक्रमण करने जाते हैं? नहीं सर, आक्रमण करने तो नहीं जाते। तो मतलब आक्रमण करने के लिए यात्रा नहीं करते। फिर आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? वही है, सेम चीज, कुछ कुछ चीजें सेम है। जैसे क्या? काम की तलाश में। जैसे क्या? सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है यात्राएं करने का, काम की तलाश में। मान लो मैं ग्वालियर का हूँ और मैं इंदौर में रह रहा हूँ, है ना? मैं ग्वालियर का हूँ, मैं इंदौर में रह रहा हूँ, या मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, है ना? तो और मेरी जॉब कहाँ है? मेरा घर ग्वालियर में है, मेरी जॉब इंदौर में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में। तो मुझे अपनी जॉब करने के लिए, अपना जो मेरा पेशा है, काम करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? यात्राएं करनी पड़ेंगी। तो एक कारण हो सकता है ना कि सर जॉब करने जाना है, काम के लिए जाना है, तो यात्रा करनी पड़ेगी। ये भी सही है सर। कुछ लोग छुट्टियां बिताने जा रहे हैं, कोई कुल्लू जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है ना? कोई ऊटी जा रहा है, कोई दार्जिलिंग जा रहा है। मन हो गया क्या जाने का? हाँ, जाना पापा के साथ। तो इसलिए भी लोग यात्राएं करते हैं। किसी को बिजनेस ट्रिप पर जाना है फॉरेन में, इसलिए भी लोग यात्रा कर रहे हैं। किसी को कोई सगे संबंधी के जाना है, इसलिए भी लोग यात्रा कर रहे हैं। मतलब लोग सामाजिक तरीके से भी यात्रा करते हैं, सामाजिक कारणों के कारण, आर्थिक कारणों के कारण भी यात्राएं करते हैं। किसी राजनेता को सभा का आयोजित करनी है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाना है, तो भी क्या करेगा? यात्रा करेगा। लेकिन यात्रा कैसी हो गई? राजनीतिक यात्रा हो गई। इसलिए लोग आज यात्राएं करते हैं। बस एक कारण कम हो सकता है, सेना लेकर जो जाते थे, सेना लेकर तो अभी भी जाते हैं, उसमें भी बोल सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र पर अगर भारत के आक्रमण हो जाएगा तो भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जितनी भी सेनाएं हैं, सब कहाँ जाएंगी? यात्रा करके उस क्षेत्र में जाएंगी। तो वर्तमान में लोग इसीलिए तो यात्रा करते हैं, है ना? यही सब कारण है उन यात्राओं के। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखें। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखें। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना
आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। अब हमने क्या देखा था, भारतीय महाद्वीप, ठीक है। तो उसने क्या बोला, वापस से जाओ मानचित्र 1 पर, वापस से जाओ कहाँ, मानचित्र 1 पर देख लेते। मानचित्र 1 यही था ना, मानचित्र ये रहा, हम वापस से आ गए किस पर, मानचित्र 1 पर, ठीक है। ये आपका क्या है, मानचित्र 1। अब ध्यान देना, ये बिंदी की पहाड़ियाँ, ये कौन सी पहाड़ियाँ, बिंदी की पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, है ना। उसके अलावा और ऊपर हिमालय है, ठीक, और इधर आपके पहाड़ियाँ। तो क्या बोला है वो, आप वापस से मानचित्र 1 पर जाओ, वापस से मानचित्र 1 पर जाओ। हम चले भी गए, क्या लिखा था वहाँ, आगे क्या लिखा है, मानचित्र 1 में आप देखोगे पहाड़ियों, पर्वत, समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। मानचित्र में देख के आपको क्या समझ आता है कि हमारा जो महाद्वीप है, हमारा जो भारत है, उसमें पहाड़ियां भी है, पर्वत भी है, समुद्र है, और इस महाद्वीप की क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण। अब बेटा ध्यान देना, यह एक शब्द आया है, कौन सा, प्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा इंग्लिश में बोले तो नेचुरल बाउंड्री, है ना, प्राकृतिक सीमा। इसका अर्थ क्या होता है, सीमाएं 2 प्रकार की होती है, लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी सीमा बाउंड्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्राकृतिक सीमा और गैर प्राकृतिक सीमा, ठीक है, या मानव जनित सीमा। प्राकृतिक सीमा क्या, आप मान लो किसी नदी के किनारे रह रहे हो, आप मान लो किसी नदी के किनारे रह रहे हो बेटा, है ना। अब आपको दूसरे गांव में जाने के लिए क्या पार करनी पड़ती है, नदी पार करनी पड़ती है। तो क्या वो नदी आप लोगों ने बनाई है, क्या वो नदी का रास्ता आपने तय किया है, या हाँ ये हो सकता है थोड़ा नदी ने रास्ता बदल लिया हो खुद से, लेकिन रास्ता कैसे बदला होगा, खुद से बदला होगा। क्या वो आपने तय किया है या आपके गांव वालों ने तय किया है, नहीं, वो प्राकृतिक है। तो उस नदी ने अपना क्या रास्ता स्वयं बनाया है। तो नदी क्या हुई, आपके आपके और आपके दोस्त के गांव के बीच क्या निर्धारित किया उसने, सीमा बनाई। तो ये कौन सी सीमा है, प्राकृतिक सीमा है, ठीक है ना। अब कहीं कहीं आप देखते हो पर्वत होते हैं, है ना, जैसे सतपुड़ा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत के ऊपर उत्तर में भी कुछ शहर होंगे या गांव होंगे, सतपुड़ा पर्वत के नीचे भी कुछ शहर होंगे, गांव होंगे। तो क्या पर्वत को लोगों ने खड़ा कर दिया, नहीं, वो तो क्या है, प्राकृतिक है। तो ये चीजें क्या कहलाती है, सब नदी है, आपके पर्वत है, ये चीजें सीमा बना देती हैं, बाउंड्रीज खींच देती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक सीमाएं। सर एक दूसरा प्रकार और बताया, मानव जनित सीमाएं। अब हम, मेरा और मेरे पड़ोसी घर में क्या है, लड़ाई है, ना मैं उसके यहाँ जाऊंगा ना वो मेरे यहाँ जाएगा, तो बीच में एक बाउंड्री वॉल बना दूं, ये सीमा मैंने बना दी, तो ये इसको मैं हटा नहीं सकता, चाहूं जब भी हटा दूं। क्या मैं पर्वत को हटा दूंगा, नहीं, वो तो प्राकृतिक है। तो क्लियर हुआ ना। तो यही बता रहा है मानचित्र 1 में कि पहाड़ियां हैं इस महाद्वीप में, पर्वत है, समुद्र है, ये सब क्या करते हैं, भारत की या इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। क्यों, हालांकि लोगों ने इन सीमा को भी क्या किया, लोगों ने ऐसा तो नहीं कि सतपुड़ा पर्वत को पार करके उस साइड नहीं गए हो, गए थे, जिन्हें लगा जाना चाहिए वो बिल्कुल गए हैं, लोगों को लगता है हिमालय जाना चाहिए वो हिमालय भी गए हैं, ठीक है ना। फिर जिन्होंने ऐसा चाहा वो कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के अलावा आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब भारत आपका जो महाद्वीप है, ये आपका देश है, भारत महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप या भारत देश प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। तो क्या लोग यहाँ आए या नहीं आए, बिल्कुल आए थे। इस देश के, उस देश, इस देश के नागरिक भी घूमते रहे और विदेशी नागरिक भी आए, है ना, बाहर से भी लोग आए। क्या उन नागरिकों को इन प्राकृतिक सीमाओं ने रोक पाया, नहीं रोक पाया सर। वो तो आए और देश में आए, हमारी देश की संस्कृति को जाना, हमने उनकी संस्कृति को जाना, है ना, हमने उनसे कुछ विचार लिए, उन्होंने हमसे कुछ विचार लिए, ऐसी ये चीजें क्या हुई, चलती नहीं आपकी, ठीक है ना। चलो आगे क्या है इसमें, आगे क्या है इसमें, देश के नाम, आगे क्या है इसमें, देश के नाम। अब ये हम देखेंगे, यहां तक समझा है आपको, क्लियर हुआ। मानचित्र 1 पर तो देख ही लिया था, 1-2 चीजों का पता और लगाना था बेटा, वो पता लगा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा था मानचित्र पर, सिंधु, मानचित्र पर सिंधु
और उसकी सहायक नदियों का, और गंगा उसकी सहायक नदियों का, है ना, पता लगाना था। चलो तो पता लगा लेते हैं मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का हाल पता चल जाएगा। ये रही आपकी क्या, सिंधु नदी। अब आप अपनी बुक में ध्यान से देखोगे, सिंधु नदी है ना। सिंधु नदी के पास ही एक नदी और है झेलम नदी, एक नदी और है चिनाब नदी, एक नदी है रावी नदी, एक है सतलुज नदी और एक है ब्यास नदी। ये सभी नदियां आकर किस में मिल रही हैं, आपकी सिंधु नदी में। तो ये क्या हुई, सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदी। क्या बताया मैंने, एक छोटी नदी जब बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है तो उसकी क्या कहलाती है, सहायक नदी कहलाती है। चलो हमने एक नदी पता लगा ली, सिंधु नदी पता लगा ली, उसकी सहायक नदियां पता लगा ली। और क्या पता लगाना था, गंगा नदी। ये रही आपकी कौन सी, गंगा नदी बेटा। और ये रही गंगा नदी में आकर मिलती है कौन सी नदी, आपकी सोन नदी। तो ये गंगा में मिल जाएगी, गंगा की सहायक कौन सी नदी है, सोन नदी। तो हमने गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का भी पता लगा लिया, हमने सिंधु और उसकी सहायक नदियां उनका भी पता लगा लिया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ आपको, यहां तक क्लियर हुआ। लोग क्यों यात्राएं करते हैं, है ना, ये भी कारण, नदियां तो उनका पता लगा लिया, नदियों के किनारे लोग क्यों रहते थे, क्यों आवास करते थे, ये भी पता लगा लिया। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, देश के नाम, वो देखेंगे हम आपसे। अब हम देखेंगे अगली क्लास में। आपको समझ नहीं आया तो अच्छे से वीडियो देखो, बुक को साथ में रखो और अच्छे से पढ़ो। मिलते फिर आपसे अगली क्लास में।